नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने नीट एक्सप्रेस बैच में लेक्चर 18 तक पढ़ लिया था। अब आता है लेक्चर 19, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा खनिज पोषण यानी मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी में ये दूसरा चैप्टर है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पौधों में कौन कौन से खनिजों की क्या विशेषता है, क्या कार्य उनमें वो खनिज करता है, किस लिए अलग अलग प्रकार के जो खनिज है वो पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। हालांकि खनिज हों, चाहे जल, चाहे सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कोई भी हो, ये सभी समस्त जीवों के लिए अनिवार्य होते हैं। हमें बॉटनी के अंतर्गत यानी प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हमें प्लांट के उन इसेंशियल मिनरल्स के बारे में जानना है, उन अनिवार्य खनिजों के बारे में जानना है कि जिनकी क्या आवश्यकता पौधों में होती है। तो इस अध्याय में आपको ये बताया जाएगा कौन से खनिज का क्या कार्य होता है पौधे में, अगर वो खनिज नहीं होता है तो उससे क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप रट सकने में सक्षम हो तो यहाँ से क्वेश्चन आप पक्का कर ले जाओगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान ही होती हैं। सभी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब चाहिए। ठीक है, सभी को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, खनिज, लवण की अनिवार्यता होती है। यहाँ पर हम पौधों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि पौधों की जो खनिज अनिवार्यता के अध्ययन है वो हम कैसे करते हैं, उसकी विधि कौन सी है, किसके माध्यम से हम पता करेंगे कि कौन से प्लांट को किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, एक होता है सॉइललेस कल्चर। सॉइललेस कल्चर यानी मृदा विहीन संवर्धन। मृदा विहीन संवर्धन को क्या कहा जाता है? मृदा विहीन संवर्धन ये एग्रीकल्चर वालों को बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है पूरी तरीके से। मृदा विहीन संवर्धन का मतलब होता है पौधों को बिना मिट्टी के, बिना मृदा के उगाना। इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्यों हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं? क्योंकि इसमें हम सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं, हम एक पौधे का हमने निर्माण करवाया है, उसकी वृद्धि के लिए हम यहाँ पर सॉइल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यानी आपने देखा है जनरली पौधे कहाँ उगते हैं? मृदा में उगते हैं। कहीं पर आपने ऐसा कोई स्थान नहीं देखा है कि आप प्लास्टिक के ऊपर उगते देखो, नहीं ना। हम पौधों को जल में पोषक तत्वों युक्त जल में, हम कहेंगे पोषक युक्त जल में हम बिना मृदा के भी पौधे को उगा सकते हैं। तो पौधे को यहाँ पर उगाया गया है किसमें? बिना मृदा के। इसमें क्या यूज किया गया है? जल यूज किया गया है। इसमें जल है और उस पौधे के वृद्धि, उपापचय आदि से संबंधित आवश्यक पदार्थ, पोषक पदार्थ डाले गए हैं इस जल में। यानी किसमें हम करा रहे हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, यानी जल में हम पौधों के लिए जो भी वृद्धि पोषक तत्व चाहिए, पौधे के वृद्धि के लिए जो भी पोषक तत्व चाहिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी भी चीज़ें चाहिए उस सब हम इसमें मिक्स कर दिए हैं। ऑक्सीजन वगैरह अगर जो हमें कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी चाहिए उसको भी हमने उसमें ऐड कर दिया है। तब जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। और पौधे को मृदा के बिना पोषक विलयन में उगाना ही मृदा विहीन संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स या सॉइललेस कल्चर कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किए थे जूलियस सैकस ने 1860 में। पता चला क्या होता है? आप लोग भी अपने घर में गमले में पौधे उगाते हो। आप गमले में से मिट्टी निकाल दो, आप एक पौधे को जाली के माध्यम से उसको टिकाओ और उसके अंदर पोषक विलयन डालो। अब पोषक विलयन बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस पोषक विलयन में क्या क्या होना चाहिए ये जब आपको पता चलेगा तभी आप मिला पाओगे कि एक पौधे की वृद्धि के लिए क्या चाहिए। इसमें कार्बन चाहिए, इसमें नाइट्रोजन चाहिए, इसमें सल्फर चाहिए, इसमें पोटेशियम चाहिए, इसमें अन्य तत्व चाहिए, ये सभी चाहिए इसको। तो ये जब पता होगा तभी आप बना पाओगे। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर हमें किसी पौधे का ये पता करना है कि उसे कौन सा तत्व चाहिए तो कुछ तत्व आप इसमें डाल दो। ठीक है, सल्फर डाल दिया, सोडियम डाल दो, मॉलिब्डेनम डाल दो, कुछ तत्व आप डाल दो।
और जिस तत्व का आपको अध्ययन करना है उस तत्व को मत डालो। जैसे मान लो हमें इस पता करना है कि कार्बन अगर इस पोषक तत्व में नहीं है तो इस पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कार्बन को हटा दो और फिर ऑब्जर्व करो कि बिना कार्बन के जो पौधे में वृद्धि हो रही है, पौधे में क्या उसका परिवर्तन दिख रहा है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि किस तत्व की क्या आवश्यकता होती है पौधे में, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। अगर हम इसमें से कार्बन निकाल दें तो हमें इसमें कार्बन के कमी के कारण जो लक्षण उत्पन्न होगा वो हमें पता चल जाएगा। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि आखिर पौधों को कार्बन की क्या आवश्यकता थी। मान लो कि कार्बन की आवश्यकता थी पत्ती के वृद्धि के लिए, मान लो, ऐसा है नहीं लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो कि पौधे को पत्ती की वृद्धि के लिए कार्बन चाहिए था, अब हमने कार्बन नहीं डाला तो उसकी पत्ती वृद्धि नहीं कर पाई, छोटी सी रह गई। तो ये क्या दर्शाएगा कि कार्बन क्या कर रहा है, पौधों में पत्ती की वृद्धि को बढ़ाता है। इसी तरीके से हम अलग अलग तत्वों को इस पोषक विलयन में से निकाल कर हम पता करेंगे कि आखिर इसकी कमी से, मान लो क्लोरीन का पता करना है तो क्लोरीन को निकाल देंगे इस सॉल्यूशन में से, तो इसमें हम पता करेंगे कि क्लोरीन की कमी से क्या रोग उत्पन्न हो रहा है, क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं पौधे में। इस प्रकार से हम तत्वों की कमी का पता लगा सकते हैं सॉइल लेस कल्चर यानी हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से। हाइड्रोपोनिक्स की खोज किसने की थी? जूलियस सैकस ने की थी, जो कि एक जर्मन पादपविद यानी बॉटनिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले प्रदर्शित किया कि पौधे को मृदा की अनुपस्थिति में भी उगाया जा सकता है पोषक विलयन पर। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कई उन्नत विधियां प्रयोग में लाई गई हैं जिससे पादपों के खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके, यानी कौन से अनिवार्य तत्व हैं पौधों के लिए। उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष पादपों को मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। इन विधियों में शुद्धिकृत जल यानी शुद्ध जल हमें चाहिए और पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है, यानी जो जो पोषक तत्व उन पौधों को चाहिए वो अनिवार्य रूप से उसमें होने चाहिए। श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात इसके अंतर्गत जब पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया और उसमें एक तत्व को डाला गया, यानी किसी पौधे के जड़ को उस पोषक विलयन में डाला गया, शुद्ध जल में डाला गया। अभी मैं शुद्ध जल की बात कर रहा हूँ। उसमें एक पोषक तत्व डाला गया, मान लो हमने कार्बन डाल दिया, तो हम उसमें देखेंगे कार्बन के कारण उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। फिर हम कार्बन निकाल देंगे, फिर देखेंगे कार्बन की अनुपस्थिति में क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है। यानी हम तत्वों को डालते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या परिवर्तन आया, तत्वों को हटाते हैं, मतलब कार्बन डाला था, कार्बन हटा दिया, फिर देखेंगे पौधे में उसके कारण क्या परिवर्तन आया। अब कार्बन की जगह नाइट्रोजन डाल देते हैं, तब देखते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी हम तत्वों को डालते हैं, फिर उसको हटाते हैं या उसे किसी अन्य तत्व से प्रतिस्थापित करके हम पता करते हैं कि आखिर उसके कारण क्या परिवर्तन पौधे में आ रहा है। ठीक, और विभिन्न सांद्रताओं में भी हम उसको देकर देखते हैं कि मान लो कार्बन पहले दिया था 10 ग्राम, अब देखेंगे 20 ग्राम देकर क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर देखेंगे 50 ग्राम देकर क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर देखेंगे 5 ग्राम देकर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सांद्रताओं का भी इफेक्ट हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कुछ परिवर्तन लाते हैं पौधों में या नहीं। तो ध्यान रखेंगे हर तत्व का अपना एक अनिवार्य कार्य है पौधों में, जो उसके कार्य को कोई और नहीं कर सकता। और दूसरा, सांद्रता का भी इफेक्ट पड़ता है पौधों के पर। अगर हम उस पोषक विलयन में आवश्यकता से अधिक अगर हम मिनरल डाल देते हैं तो उसका भी प्रभाव उस पौधे पर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पता की हैं। ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने भी जिन्होंने प्रयोग किया है उन्होंने ये सारी चीज़ें पता की हैं कि सांद्रताओं में अलग अलग हमने देखा कि क्या होता है, तो पाया कि इन सब का इफेक्ट पड़ता है। इस विधि के द्वारा अनिवार्य तत्वों को पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की भी खोज की गई। तो ये सब आपको नहीं करना है, ये सब कर चुके गए। यहाँ पर आपको फिगर में बताया गया है, ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हम किसी प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट के सहायता से हम इसको वृद्धि करा रहे हैं। इसमें हमें एरेशन देना जरूरी होता है क्योंकि जल में पौधे ऑक्सीजन जल से ही ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को H2O के फोटोलाइसिस के माध्यम से ही ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं। तो यानी इसे हम जल में हमें बार बार, जैसे मछली को आपने देखा एक्वेरियम में एक बबल निकलती रहती है ना मशीन से, जिसे हम पंप बोलते हैं, एयर पंप से बबल निकलती है। वो क्या काम करता है, उस जल में ऑक्सीजन को बढ़ाता है, घोलता है। तो उसी तरीके से हमें इस जल में भी ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती रहती है और एक फनल के माध्यम से हम इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि क्या परिवर्तन आता है। अब यहाँ पर दिखाया गया एक कंप्लीट सिस्टम जिसके माध्यम से
बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में एक बात करेंगे तो उनमें हाइड्रोपोनिक्स के सिस्टम से पौधे उगाए जाते हैं। ये एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें एक लाइन से एक ट्यूब रखी गई है, उस ट्यूब में रास्ता बनाया गया है कि किस रास्ते से जल जाएगा। एक यहाँ पर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को रखा गया है एक जार में जिसमें एक पंप लगा हुआ है। देखिए एक पंप लगा हुआ है, पंप के माध्यम से वाटर फ्लो को देखिएगा। पंप के माध्यम से वाटर फ्लो कहाँ से होता है? देखो पंप फ्लो के माध्यम से वाटर फ्लो यहाँ से होता है, यहाँ होता है, यहाँ से पाइप लगी होती है, यहाँ से जाती है और इसमें आती है, यानी सॉल्यूशन यहाँ से होता हुआ इसमें जाता है और फिर यहाँ से इन पौधों को सॉल्यूशन प्राप्त होता रहता है। इनकी जड़ों से वो आवश्यक पदार्थ लिए जाते हैं और फिर ग्रेविटी के कारण यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा पाइप दे दिया जाता है जिससे ग्रेविटी के कारण ये सॉल्यूशन नीचे भी आ जाते हैं। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है और इनको न्यूट्रिएंट प्राप्त होते रहते हैं। संवर्धन की तकनीक को सब्जियों जैसे कि टमाटर, बीजवहीन, खीरा, सलाद के व्यापारिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है। यह ध्यान देना जरूरी है कि पादप के आदर्श वृद्धि के लिए हमें उस विलयन को प्रचुर वायवीय रखना होगा। मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन उसमें लगातार उसकी सप्लाई होनी चाहिए, वायु उसमें होनी चाहिए, तभी वह अच्छी तरीके से वृद्धि कर पाएगा। अनिवार्य खनिज तत्व, अब देखिए हम यहाँ पर ये जानेंगे कि कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो पौधों के लिए अनिवार्य हैं। यानी अगर वो तत्व पौधों को ना मिले तो क्या होगा, पौधे सही से वृद्धि नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई लक्षण उसमें उत्पन्न होगा उसकी कमी से। तो अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तत्वों के अनुसार अभी तक 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्वों का हम पौधों में 60 से अधिक तत्व पौधों में पाया गया है। कुछ पौधों की प्रजातियां सिलीनियम का संग्रह करती हैं, कुछ गोल्ड का, कुछ नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप स्टांसियम का भी जमा कर लेती हैं। तो क्या इन तत्वों का, जैसे गोल्ड मान लो पौधे ने गोल्ड, सिलीनियम, स्टांसियम ये सभी इकट्ठा कर लिया, तो क्या इन तत्वों की उसमें ज़रूरत है? क्या ये तत्व अनिवार्य हैं पौधों के लिए? ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब हम पता इस प्रकार से करेंगे, उस पौधे के सॉल्यूशन में से गोल्ड निकालेंगे, गोल्ड मतलब उसमें गोल्ड पार्टिकल रहेगा ही नहीं, तो देखेंगे कि वो उसमें की वृद्धि में कोई परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई परिवर्तन आता है तो क्या बताएगा कि गोल्ड उसके लिए अनिवार्य है, और अगर परिवर्तन नहीं आता, सामान्य रूप से वृद्धि करता है, तो हम कहेंगे कि गोल्ड उसके लिए अनिवार्य नहीं है, उसने तो वैसे ही ले लिया था। ठीक, पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता को भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी पौधों के में अगर न्यूनतम सांद्रता वाला तत्व भी पाया जा रहा है तो आज के समय में हम उसे भी पता कर सकते हैं। न्यूनतम सांद्रता कितने तक, 10⁻⁸ ग्राम पर मिलीलीटर, अगर उसमें कोई भी तत्व है तो भी हम पता कर लेंगे। यानी हम क्रिटिकल जो एलिमेंट्स हैं उनका भी पता कर लेंगे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो मात्रा में पाई जाने वाली तत्व है उसकी क्या विशेषता है उस पौधे में, ये भी आज के समय में पता किया जा सकता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी खनिज तत्व जो पौधों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए ऊपर वर्णित स्वर्ण और स्टांसियम, वास्तव में पौधों के लिए अनिवार्य हैं? तो अब अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माने तो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी यहाँ पर कोई भी इसका हमें प्रयोग नहीं दिखाया गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि यह अनिवार्य तत्व नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि पौधों में पाए जाने वाले सभी तत्व अनिवार्य हों। अनिवार्य तत्वों की सूची दी गई है, अभी मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ कैसे निर्धारित करें कि पौधों के लिए अनिवार्य है या नहीं, तो मैंने बताया आपको कैसे पता करोगे कोई तत्व पौधे के लिए अनिवार्य है या नहीं। तो उसे हम जल संवर्धन में वृद्धि कराएंगे। मान लो किसी पौधे में हमें गोल्ड मिला, तो गोल्ड अब उसको हम ऐसे विलयन में वृद्धि कराएंगे जिसमें गोल्ड ना हो, तब देखेंगे कि क्या गोल्ड के बिना उसमें क्या परिवर्तन आता है। अगर कोई परिवर्तन आता है तब तो हम कहेंगे कि वो तत्व अनिवार्य है, और अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है, गोल्ड की अनुपस्थिति में भी वो सामान्य रूप से वृद्धि करता है, तो हम कहेंगे कि वो तत्व अनिवार्य नहीं है। ठीक, अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड यहाँ पर 3 मापदंड दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। पहला, वो तत्व तब अनिवार्य कहलाएगा जब पादप की सामान्य वृद्धि जनन हेतु नितांत आवश्यक हो, यानी उसके पौधे की वृद्धि उसके बिना अवरुद्ध हो जाए। मान लो कि अगर कार्बन है, नाइट्रोजन को ले लेते हैं, नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वृद्धि के लिए। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो अगर नाइट्रोजन की कमी से पौधा वृद्धि नहीं करेगा, मान लो हमने एक सॉल्यूशन में एक पौधे को उगा दिया, एक दूसरे सॉल्यूशन में एक और पौधे को उगा दिया, और यहाँ पर हमने नाइट्रोजन नहीं रखा, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन रखा, तो देखा कि यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं रखा था, पौधा वृद्धि इतना ही किया, और नाइट्रोजन रखने पर देखा गया कि पौधा इतना वृद्धि किया। तो क्या पता चलेगा
कि नाइट्रोजन की जरूरत किस लिए है, वृद्धि के लिए, तो यह अनिवार्य तत्व होगा। यानी पौधे की वृद्धि के लिए, जनन के लिए वो नितांत आवश्यक होना चाहिए। उसके कमी के कारण ना तो वृद्धि हो ना जनन हो, तो वो अनिवार्य तत्व कहलाएगा। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर पाए, यानी उस तत्व, यह तत्व इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी कमी में वो अपना जीवन चक्र ही पूर्ण ना कर पाए या बीज भी धारण ना कर पाए, तो ऐसा तत्व अनिवार्य तत्व माना जाता है। ये सब आपके नियम है, इसको नोट कर लीजिए। पहला नियम क्या पता कि कौन सा तत्व अनिवार्य होता है, वो तत्व जो पौधे की वृद्धि जनन में आवश्यक हो, जिसके बिना वो अपना जीवन चक्र पूर्ण न कर पाए, बीज का भी धारण ना कर पाए। दूसरा नियम, तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए। विशिष्ट का मतलब कि अगर जिस तत्व की कमी के कारण वो चीज़ हो रही है, बस उसी के कारण ही वो सुधार भी हो। ऐसा ना हो, जैसे देखो नाइट्रोजन की कमी से वृद्धि अवरुद्ध हो रही है ना, अब अगर हम इसमें कार्बन डाल दें और इसमें कार्बन डाल दें तो देखेंगे कि ये नाइट्रोजन नहीं है और कार्बन डालने से वृद्धि होने लगी, तो ये तो अनिवार्य तत्व तो नहीं माना जाएगा फिर। यानी प्रतिस्थापित हो गया ना कि चलो नाइट्रोजन नहीं है तो कार्बन इसका काम कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कार्बन डालते हैं तो वृद्धि नहीं होनी चाहिए, यानी वृद्धि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की ही उपस्थिति में हो, वो तत्व अनिवार्य तभी माना जाएगा जब वो विशिष्ट हो, यानी उसके कार्य को कोई और ना कर पाए। इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, तब वो तत्व अनिवार्य माना जाएगा। अब मान लो नाइट्रोजन के कारण थोड़ी वृद्धि हो रही थी, अब हम कार्बन ऐड कर दिए, थोड़ी वृद्धि और होने लगी, तो वो नाइट्रोजन अनिवार्य नहीं माना जाएगा क्योंकि उसकी कमी को पूरा कर दे रहा कार्बन। तो ऐसा तो होता नहीं है, नाइट्रोजन तो अनिवार्य तत्व माना गया है क्योंकि उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। तीसरा कंडीशन क्या है कि तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना चाहिए। पौधों में जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जो भी क्रियाएं होती हैं, उनमें वे प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होनी चाहिए, तभी वो अनिवार्य तत्व माने जाएंगे। तो 3 मापदंड आपने पढ़ा कि कौन से तत्व अनिवार्य होने चाहिए। एक तो ये जो उसकी वृद्धि और जनन में नितांत आवश्यक हो, उसका जीवन चक्र पूरा ना हो, वो बीज धारण ना कर पाए, उस तत्व की कमी पर। दूसरा, उसे किसी, वह विशिष्ट हो, उसे किसी अन्य तत्व से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सके। और तीसरा कि उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो। ये 3 आपके मापदंड दिए गए हैं एक अनिवार्य तत्व मानने के लिए। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधों की वृद्धि उपापचय के लिए नितांत रूप से आवश्यक अनिवार्य माने गए हैं। अनिवार्य पोषक तत्वों को 2 व्यापक श्रेणियों में बांट दिया जाता है, एक वृहद पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। देखो नाम से क्लियर है, यहाँ पर वृहद की बात की जा रही है, यानी वो पोषक तत्व जिनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए, पौधों को वृद्धि के लिए उसकी ज़्यादा मात्रा चाहिए, तो ज़्यादा मात्रा चाहिए तो उसे हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व वो तत्व होते हैं, वो अनिवार्य तत्व होते हैं जिनकी कम मात्रा चाहिए। देखिए चाहिए तो दोनों, अगर इन दोनों के में से कोई भी तत्व नहीं पाया जाएगा तो क्या लक्षण उसमें पौधे में उत्पन्न होगा। लेकिन जो वृहद पोषक तत्व हैं इनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए और जो लघु पोषक या सूक्ष्म पोषक है उनको कम मात्रा में चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो गए तो भी दिक्कत करेगा। मैंने बताया ना कॉन्सेंट्रेशन भी दिक्कत करती है पौधे की वृद्धि में। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो भी दिक्कत करेगी। एक होता है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, आपको आगे बताया जाएगा। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ही होनी चाहिए, तभी वो अपना जो वर्क है वो मॉडरेट स्थिति में करेंगे। अच्छा, अब एक ट्रिक आपको बताता हूँ। वैसे तो 17 कुल तत्व हैं, 17 अनिवार्य तत्व हैं, जिनमें से कुछ दीर्घ हैं कुछ सूक्ष्म हैं। एक को याद कर लो, दूसरे को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे विटामिन का आपको ट्रिक बताए थे कि विटामिन में एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील का आपको बताए थे, बस वसा वाला याद कर लो, बाकी जो बचेगा वो जल में घुलनशील। तो कीड़ा जो आपको बताए थे KEDA, कीड़ा KEDA, या आपका वसा में घुलनशील, बाकी सारे जल में घुलनशील। तो इस तरह से आपका तैयार हो गया था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि जो कौन वसा में कौन जल में घुलनशील। सॉरी, उल्टा बोल दिए। कीड़ा जो होता है KEDA जल में घुलनशील होता है, बाकी वसा में घुलनशील। तो आप देखो इसमें हम एक को याद कर लेंगे तो दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको छोड़कर बाकी सारे वो सूक्ष्म हो जाएंगे। इसका ट्रिक मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं है, उसके सिंबल से ही है। देखो CHO NPK
सल्कल मैग, या आप SCAMG भी याद कर सकते हो। भाई इतना याद कर लो, CHO NPK सल्कल मैग याद कर लीजिए, चाहे SCAMG। अब यहाँ से क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इतना याद कर लो, हो गया। वृहद पोषक तत्व तो याद हो गया ना। अब इनके बाद जो भी बचेंगे, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये सब किस में आएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। देख लो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, वृहद पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 10 मिलीमोल पर केजी से अधिक की सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। यानी इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का 10 मिलीमोल पर केजी से अधिक होना चाहिए, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको कम में चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हो गया CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। अब देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, अब देखो यहाँ पर पोटेशियम का यहाँ दे दिए हैं, पोटेशियम, फिर सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बस इतना याद करना है आपको। तो एक को याद कर लो पर फटाफट, वृहद पोषक तत्व तो कौन कौन से, CHO NPK या SCAMG, जैसे भी आप याद करना चाहो। मेरा तो ट्रिक यही था कि CHO NPK सल्कल मैग, CHO NPK सल्कल मैग, CHO NPK सल्कल मैग, सल मतलब सल्फर, कल मतलब कैल्शियम, मैग मतलब मैग्नीशियम, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात आती है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपने तो शुरू से पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण में तो जरूरी पढ़ा होगा। तो CO2 जो एब्जॉर्ब करते हैं उससे कार्बन प्राप्त होता है, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन वातावरण से गैस के रूप में नहीं, मत याद करना, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि जो पौधे वो ऑक्सीजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, वातावरण से नहीं। हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे वातावरण से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। वे जो जल अवशोषित करते हैं उसका फोटोलाइसिस करते हैं, प्रकाश अपघटन करते हैं, तब जाकर उन्हें ऑक्सीजन वहाँ पर मुक्त होती है, वो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। यानी पौधे कार्बन और हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, CO2 और H2O से। देखो कार्बन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये मत बोल देना कि ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से, नहीं, गलत हो जाएगा। CO2 से सिर्फ कार्बन वो लेते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति वे जल से करते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए पूछा गया 2013 में, पादप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित खनिज बताइए। अधिक मात्रा में जो चाहिए वो कौन सा होगा, वृहद पोषक तत्व होगा कि नहीं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और आपने भी पढ़ा है कौन सा, CHO, नापाक, सल्कल मैग, बस ढूंढ डालो। देखो फास्फोरस, पहले वाले में फास्फोरस दे दिया, पोटेशियम दे दिया, सल्फर दे दिया, कैल्शियम दे दिया, पहला वाला लगा दो फटाक से। और किसी में देख लो कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज दे दिया, मैग्नीज सूक्ष्म पोषक होता है, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम दे दिया, मैग्नीशियम, सल्फर, लौ, जिंक दे दिया, लौ भी दिया है। और सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनको कितना चाहिए, 10 मिलीमोल पर केजी या उससे कम की मात्रा चाहिए। तो ये वाला आप याद कर लो, 10 मिलीमोल पर केजी वाला क्वांटिटी, यानी 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा चाहिए तो वो वृहद, और 10 मिलीमोल पर केजी से के बराबर या कम चाहिए तो वो सूक्ष्म कौन आते हैं। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया ना, आप एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसमें चाहिए लौ, मैग्नीज आता है, तांबा आता है, मोलिब्डेनम आता है, जिंक, बोरान, क्लोरीन, निकिल। मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी इसलिए मैंने इसको भी याद नहीं किया, क्योंकि मैं टारगेट लेता हूँ, अगर 2 है तो एक को याद करूँगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा। और ये सब चीज़ें आप बराबर पढ़ते रहोगे, इसलिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन अनिवार्य है कौन नहीं। अब मान लो इनके अलावा उसमें क्या कह दिए, यूरेनियम दे दिए, तो यूरेनियम आप पढ़े हो अभी तक कि अनिवार्य तत्व है, तो वो तो देखते ही हटा दोगे, ना तो वो सूक्ष्म है ना तो वृहद है। उपरोक्त वर्णित 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ लाभदायक तत्व भी हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलेनियम। ठीक, ये भी आते हैं, ये भी याद कर लेना। कुछ लाभदायक तत्व और भी हैं, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलेनियम। ये उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो अनिवार्य तत्व हैं उनके कार्यों के अकॉर्डिंग कि उनका क्या मेन कार्य है, मेन फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है, इस आधार पर उन्हें हम 4 श्रेणी में बांटे हैं। देखिए कौन कौन से ऐसे तत्व
जो जैव अणुओं के घटक होते हैं। जैव अणु क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जैव अणु हैं। और कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं, यानी कोशिका की रचना को भी बनाते हैं। तो वे कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हर जगह आपको रचना में तो जरूर पाया जाएगा, क्योंकि कोशिका का मुख्य घटक इन्हीं से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। बाकी आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके डीएनए को बनाने में यूज हो जाता है। अनिवार्य तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित है, तो ऊर्जा के रूप में क्या आता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या आ रहा है? फास्फोरस आ रहा है। फास्फोरस एटीपी में, और दूसरा क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में मैग्नीशियम। याद कर लीजिए। अनिवार्य तत्व जो एंजाइमों को सक्रिय करते हैं या एंजाइमों को बाधित करते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषणीय कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण तत्व बताइए, तो क्या बताएंगे? मैग्नीशियम। जिंक आयन अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को क्रियाशील करता है। अब ये भी अंडरलाइन करके एक क्वेश्चन बना लीजिए कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को कौन सी क्रियाशील करता है? जिंक। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय के दौरान नाइट्रोजिनेज एंजाइम को क्रियाशील करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से तो खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि नाइट्रोजन उपापचय के दौरान नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको कौन सक्रिय करता है? तो मॉलिब्डेनम। ठीक, आप इस श्रेणी में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं। इस काम के लिए आप पहले अध्ययन किए गए जीव रसायन पथों का संग्रहण अनिवार्य करिए, यानी जो भी इससे पहले आपने कोई भी रिएक्शंस पढ़ा है बायोलॉजी में कि किसके लिए क्या ज़रूरी होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि मैग्नीशियम और क्या ज़रूरत होता है। देखो मैग्नीशियम यहाँ तो ज़रूरत होता है, मैग्नीशियम की एक और आवश्यकता है, बताइए। पढ़ा है ना कोशिका वाले चैप्टर में, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट आपस में किसकी मदद से जुड़ी होती हैं? मैग्नीशियम के। तो वहाँ का क्वेश्चन यहाँ से देंगे। कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम परासरणी विभव को ही बदलता है, तभी गार्ड सेल में स्फीति और टर्जिड उत्पन्न होती है, अवस्था उत्पन्न होती है। सलथ और स्फीति दशा उत्पन्न होती है, टर्जिड और फ्लैसिड अवस्था उत्पन्न होती है, तभी रंध्र के छिद्र खुलते और बंद होते हैं। तो पोटेशियम को याद कर लो, रंध्रों के खुलने और बंद होने में या फिर कोशिका के परासरणी विभव को बदलने में काम आता है। वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका क्या है? अब हम पढ़ेंगे एक एक तत्वों की कि किस तत्व को किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, उस तत्व की क्या उपयोगिता है पौधों में। अनिवार्य तत्वों को कई क्रिया करनी होती है, वे पौधों की कोशिकाओं की विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरण, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, द्रव के परासरण दाब, ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं है। सीधे आइए तत्वों के बारे में। नाइट्रोजन की क्या उपयोग है? इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। किस तत्व की मात्रा पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो किस तत्व की? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को मुख्य रूप से किस रूप में अवशोषित किया जाता है? NO3 निगेटिव के रूप में, ठीक है। लेकिन कुछ मात्रा NO2 निगेटिव और NH4 पॉजिटिव के रूप में भी ली जाती है। इसकी अनिवार्यता पौधों के सभी भागों, विशेषता विभज्योतिकी ऊतकों एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में होता है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एक ही से। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए विभज्योतिकी ऊतकों एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो विभज्योतिकी ऊतकों एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य है। नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण किया जाता है? NO3 निगेटिव के रूप में। किस चीज़ में भाग लेता है? तो ये प्रोटीन के बनाने में भाग लेता है। न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन इनका मुख्य संगठक होता है। फास्फोरस को देख लीजिए। पौधों द्वारा फास्फोरस मृदा से फास्फेट आयनों के रूप में लिया जाता है। H2PO4 निगेटिव, HPO4 डबल निगेटिव के रूप में अवशोषित किया जाता है। या कोशिका झिल्ली, अब फास्फोरस है ना, तो ATP में प्रयोग आएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहाँ पर फास्फेट शब्द आ जाए वहीं पर जान लो। लिपिड बाइलेयर, लिपिड है ना, तो लिपिड में भी फास्फोरस का प्रयोग होगा। यानी कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। कुछ प्रोटीन सभी न्यूक्लिक अम्लों, न्यूक्लियोटाइड के लिए संगठक कार्य करता है तथा सभी फास्फोराइलेशन क्रियाओं में भी इसका महत्व होता है। फास्फो और फास्फोरस आ रहा है ना। नेक्स्ट, पोटेशियम। पौधों द्वारा इसका अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में होता है, ठीक। इसकी पौधों में विभज्योतिकी ऊतकों, कलिकाओं, पर्लों, मूल शीर्षों में
अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। पोटेशियम कोशिकाओं में धनायन ऋणायन संतुलन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनायन कैटायन बैलेंस के लिए पोटेशियम जरूरी होता है। आपने अभी पढ़ा है कि पोटेशियम की एक जगह और ज़रूरत है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पर? कोशिका के परासरण विभव को बनाने मेंटेन करने में। दूसरा, रंध्रों के खुलने और बंद होने में पोटेशियम की जरूरत होती है। साथ ही प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने बंद होने, एंजाइम सक्रियता, कोशिकाओं को स्फीति अवस्था में बनाए रखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोशिकाओं की स्फीति अवस्था में बनाए रखने के लिए मतलब क्या है? परासरण नियंत्रण का काम करती है। कैल्शियम का कार्य क्या है? तो कैल्शियम को मृदा से कैल्शियम आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। इसकी आवश्यकता विभज्योतक तथा विभेदित होते हुए ऊतकों को अधिक होती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में इसका प्रयोग होता है। किसमें? कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति के संश्लेषण में इसकी आवश्यकता होती है, विशेष रूप से मध्य पटलिका। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मध्य पटलिका किससे मिलकर बनी होती है? तो मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है। अब कैल्शियम पेक्टेट है तो कैल्शियम इसमें चाहिए ही चाहिए। इसकी अनिवार्यता समसूत्री तर्कों के निर्माण में भी होती है, यानी जो समसूत्री विभाजन होता है जिसमें स्पिंडल फाइबर बनता है उसमें भी जरूरत होती है, या पुरानी पत्रियों में एकत्रित हो जाता है, या कोशिका झिल्लियों के सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है, या कुछ एंजाइमों को सक्रिय करता है तथा उपापचय कार्यों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला आता है मैग्नीशियम। यह पादपों द्वारा द्वियोजी मैग्नीशियम आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण श्वसन क्रिया के एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करता है तथा डीएनए तथा आरएनए के संश्लेषण में भी शामिल होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के वलय संरचना का संगठक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के वलय संरचना का संगठक है और राइबोसोम के आकार को बनाए रखता है। राइबोसोम का आकार बनाए रखता है मतलब राइबोसोम के दोनों सब यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन की मदद से ही जुड़ी होती हैं। अरे भाई आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण में दो एंजाइमों में मुख्य रूप से मैग्नीशियम आयन ही सहायता करता है। गंधक को देख लीजिए, सल्फर। सल्फर को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? सल्फेट आयन के रूप में। या सिस्टीन और मिथियोनिन नामक जो अमीनो अम्ल है उसमें पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए। मिथियोनिन और सिस्टीन नामक अमीनो अम्ल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मिथियोनिन और सिस्टीन नामक तत्वों में अमीनो अम्ल में कौन सा तत्व पाया जाता है? गंधक, सल्फर। अनेक विटामिनों में पाया जाता है। थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए, फेराडॉक्सिन इनका मुख्य संगठक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है कहीं ना कहीं। मुझे ध्यान आ रहा है नीट में ही कॉलम बनाने वाले में पूछा गया है। आइए लोहे को देख लेते हैं। लोहा मतलब आयरन। तो आयरन को फेरिक आयन के रूप में किस रूप में अवशोषित किया जाता है? फेरिक आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। पौधों में इसकी अनिवार्यता किसी सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। या फेराडॉक्सिन साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का मुख्य भाग होता है। किसका भाग होता है? फेराडॉक्सिन साइटोक्रोम। अभी देखो फेराडॉक्सिन का भी वो भी घटक था, गंधक, सल्फर। तो याद रख लो कि फेराडॉक्सिन सल्फर और लौह आयरन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न होता है। इनका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय फेरस से फेरिक के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह कैटालेज एंजाइम के सक्रिय कर देता है और परहरित के निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके निर्माण में? क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है और कैटालेज एंजाइम को सक्रिय करता है। देखो क्वेश्चन पूछा गया 2018 में कि पौधों में लौह तत्व का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? फेरिक आयन के रूप में होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है अभी आगे बताएंगे। लौह का प्रयोग बताइए, तो यह किस में प्रयोग आता है? क्लोरोफिल के निर्माण में। तो ये इन सबसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप जितना क्वेश्चन बना ले जाओ और कहीं ना कहीं यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं दिए जाएंगे। मैग्नीज का देख लीजिए, किस रूप में अवशोषित किया जाता है? मैग्नस आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। मैग्नीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नीज का कार्य क्या है? मैग्नीज का कार्य है प्रकाश संश्लेषण के समय जल के अणुओं को विखंडित कर ऑक्सीजन को मुक्त करना। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन को किससे ग्रहण करते हैं? जल से। तो जल में ऐसा क्या होता है? इसमें फोटोलाइसिस होता है, जिससे ये ऑक्सीजन में टूटता है और उसको तोड़ने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया 2012 में कि हरे पौधों में मैग्नीज का सर्वोपयुक्त कार्य क्या है? जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन है। जिंक, पौधे जिंक को किस आयन के रूप में ग्रहण करते हैं? जिंक आयन के रूप में ग्रहण करते हैं।
यह विविध एंजाइमों को विशेषता कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है। इसकी अनिवार्यता ऑक्सीजन संश्लेषण में भी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिंक की आवश्यकता किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए। देखो ऑक्सीजन आपका इंडोलेस्टिक एसिड भी होता है, IAA। तो याद रखना कि ऑक्सीजन का वो भी एक एग्जाम्पल है, इंडोलेस्टिक एसिड IAA। तांबे के कुछ रूप में क्यूप्रिक आयन के रूप में इसको अवशोषित किया जाता है या पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। लौह की तरह यहाँ भी रेडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े विशेष एंजाइमों के साथ संलग्न रहता है तथा यह भी विपरीत दिशा में क्यूप्रस से क्यूप्रिक में ऑक्सीकृत होता है। अब देखो बोरान किस रूप में? BO3 ट्रिपल नेगेटिव, B4O7 डबल नेगेटिव आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। इनकी अनिवार्यता कैल्शियम आयन को ग्रहण करने में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, झिल्ली की कार्यशीलता, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया। पराग अंकुरण के लिए भी बोरान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भी बोरान का महत्वपूर्ण विशेष योगदान होता है। मॉलिब्डेनम, पादप इसे किस रूप में अवशोषित करते हैं? मॉलिब्डेट आयनम के रूप में लेते हैं। यह नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों जैसे कि नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज तथा कई एंजाइमों को घटक होता है। ये सब याद करते चलिएगा। नाइट्रोजन के उपापचय के अनेक एंजाइम जैसे नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, इनका मुख्य घटक कौन होता है? मॉलिब्डेनम। क्लोरीन को देख लीजिए, इसे क्लोराइड आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। इसका प्रयोग क्या है? पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर या कोशिकाओं के विलय सांद्रता एनायन कैटायन का संतुलन करता है। देखो एनायन कैटायन का संतुलन कौन करता है? क्लोरीन। ठीक, यह प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए भी अनिवार्य है, जिससे ऑक्सीजन का निकास होता है। तो मैग्नीज और क्लोरीन दोनों होते हैं जल के अपघटन के लिए। अनिवार्य तत्वों तथा पादपों एवं कार्यों के विषय में निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 कॉलम दिया गया है, इधर इसके कार्य दिए गए हैं। लौह का कार्य बताना है। जल का प्रकाश अपघटन, पराग का अंकुरण, क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के आवश्यक, IAA का जैव संश्लेषण। देखिए IAA एक ऑक्सीजन होता है। अगले चैप्टर में ही आपको बताया जाएगा, नहीं अभी अगले नहीं, प्रकाश संश्लेषण के बाद श्वसन वाले में नहीं, पादप वृद्धि वाले में बताया जाएगा। तो वहाँ पर बताया जाएगा कि IAA एक ऑक्सीजन होता है। अभी आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए लौह अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा, एक मिनट गलत हो गया, जिंक के लिए, जिंक इसके लिए अनिवार्य होता है। लौह जो अनिवार्य होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल पर्णहरित के निर्माण के लिए। बोरान अभी आपने पढ़ा पराग कण के अंकुरण के लिए। मैग्नीज जल के प्रकाश अपघटन के लिए। अब देखो मैग्नीज हो चाहे क्लोरीन, दोनों ही जल के प्रकाश अपघटन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देख लीजिए A का थर्ड, आपको पहला ही वाला ही पता होता तो आप कर ले जाते हो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। आइए इसमें देखते हैं क्या बताता है कि अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। यानी अब आपको बताया जाएगा कि किस अनिवार्य तत्व की वजह से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होती है अनिवार्य तत्वों की कमी होने पर। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होती है वह क्रांतिक सांद्रता, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकता है। कि मान लो कि कोई पौधा है जिसे 10 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम से कम होने पर उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, तो 10 ग्राम क्या कहलाएगा? उसका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा किसी भी तत्व का। ठीक, इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाते हैं। प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक तथा कार्यात्मक भूमिका होती है। किसी भी तत्व का कोई जरूरी नहीं है कि किसी तत्व का एक पौधे में केवल एक ही कार्य हो, नहीं, एक से अधिक विशेष संरचनात्मक कार्यात्मक भूमिका होती है। अतः उक्त तत्व की कमी से पादप में कुछ आकारिकी बदलाव आते हैं। यह आकारिकी बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं। यानी अगर हम उस तत्व की कमी कर दें तो उस पौधे में जो लक्षण उत्पन्न होंगे उसकी कमी के कारण, तो वो क्या कहलाएगा? अपर्याप्तता संबंधी लक्षण, डिफिशियंसी सिम्टम कहलाएगा। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। अगर हम उस पौधे में उस तत्व की आपूर्ति करा दें, मान लो कि नाइट्रोजन की कमी से वृद्धि रुक गई है, तो ये पता चलेगा कि नाइट्रोजन की वजह से वृद्धि रुक गई है पौधे की। तो अगर हम उस पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करा दें तो हम उसकी सामान्य वृद्धि को फिर से पुनः प्राप्त कर लेंगे। यदि वह कमी बनी रही, अगर मान लो हम इसे नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं और कमी बनी रही, तो क्या होगा? वृद्धि कम होती जाएगी और अंततः वो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी उस तत्व की कमी के कारण। पौधों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन भी बना लीजिए।
कि अपर्याप्तता के लक्षण किस पर निर्भर करता है? तो तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करता है। जो तत्व गतिशील होते हैं उसके लक्षण उस जगह पर दिखाई देंगे जहां से वे गतिशील हुए हैं। जैसे मान लो अगर कोई पुराना पौधा है, ठीक है, पुराना पौधा है, पुराने पौधे में, ये तो मैंने पूरा पेड़ बना दिया, इसको हटा देते हैं। मान लो कि ये पुरानी पत्ती है, ठीक, और ये अभी भी नया खिला छोटा सा पत्ती है। तो आपको पता है कि बड़े लोग सैक्रिफाइस करते हैं, घर परिवार में बड़े लोग ही सैक्रिफाइस करते हैं। ये बड़े हैं, ये अभी छोटे हैं। तो बड़े लोग सैक्रिफाइस करते हैं का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसको नाइट्रोजन नहीं मिल रही है, और नाइट्रोजन अगर गतिशील तत्व है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गति कर सकता है, तब अगर नाइट्रोजन की कमी पौधों को कम पड़ रही है और इसकी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो ये सैक्रिफाइस करते हैं, अपना नाइट्रोजन इन्हें दे देते हैं। तो इनमें हमें, पुरानी पत्ती में हमें इसके अपर्याप्तता के लक्षण दिखाई देंगे। नाइट्रोजन की कमी अब कहाँ होगी? इसमें होगी, क्योंकि ये अपना नाइट्रोजन तो इसे दे रहा है। तो जब तक कमी अभी शुरुआत में कमी अगर दिखाई देगी तो हमें सबसे पहले कहाँ दिखाई देगी? पुरानी पत्तियों में दिखाई देंगी, जो झड़ने वाली होंगी, जिन्हें हम सेनेसेंस लीफ या जीर्णमान पत्तियां कहते हैं। वही कह रहे हैं कि उक्त तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करती है। यदि तत्व गतिशील है तब तो उसका लक्षण कहाँ पर दिखाई देगा? इस जगह पर, पुराने जगह पर दिखाई देगा। अब ध्यान से सुनना, एक ऐसा है कैल्शियम, एक ऐसा तत्व है कैल्शियम जो गतिशील नहीं होता। तो अब इसका लक्षण कहाँ दिखाई देगा? पहले हम आपको और तरीके से समझाते हैं। ये जो नई पत्ती निकली है, ये अभी वृद्धि ज़्यादा करने की कोशिश करेगी, इसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, नाइट्रोजन की कमी हो गई यहाँ पर। तो इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो पुरानी पत्ती है वो अपना नाइट्रोजन इसे दे देती है। तो नाइट्रोजन की कमी का लक्षण कहाँ पर प्रदर्शित होगा? पुरानी पत्ती पर प्रदर्शित होगा। कहाँ पर? पुरानी पत्ती पर नाइट्रोजन की कमी प्रदर्शित होगी, क्योंकि नाइट्रोजन एक गतिशील तत्व है। कैल्शियम एक गतिशील तत्व नहीं है, एक गतिशील तत्व नहीं है। तो कैल्शियम की कमी अगर यहाँ पर हो रही है, मान लो यहाँ पर हम कैल्शियम की सप्लाई रोक दें, तो इसका लक्षण कहाँ दिखाई देगा? नवीन पे या पुरानी पर? ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर कैल्शियम है और इन्हें भी कैल्शियम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नवीन है, अभी ग्रो कर रही हैं, इन्हें कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। कैल्शियम यहाँ पर है और कैल्शियम मृदा में नहीं है, यानी कैल्शियम की कमी हो गई है। अब सोचो जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर चला गया, वैसे कैल्शियम भी यहाँ चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम गतिशील नहीं होता, गतिशील नहीं होता। तो कैल्शियम यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता। तो कैल्शियम की कमी कहाँ सबसे पहले दिखाई देगी? यहाँ या यहाँ? यहाँ पर दिखाई देगी ना। तो वही कह रहे हैं, एनसीईआरटी का यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अनिवार्यता है, जो अपर्याप्तता है, उसके लक्षण, अपर्याप्तता के लक्षण किस पर डिपेंड करता है? तत्व की गतिशीलता पर डिपेंड करता है। जो तत्व गतिशील होते हैं उनके जो लक्षण हैं वो पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं। जो तत्व गतिशील नहीं होते हैं उनके लक्षण पहले कहाँ पर प्रकट होते हैं? तो नवीन भागों में प्रकट होते हैं। तो ये बात हो गई कि उक्त तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करती है। पादप जहां तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं, तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं और अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। जैसे देख लीजिए उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसके अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ? जीर्णमान पत्तियों। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो पुरानी पत्तियों लिख लीजिए। पुरानी पत्तियों में सबसे पहले ये प्रकट होंगे, यानी ऐसी पत्तियाँ जो झड़ने वाली हैं, सेनेसेंट लीव्स में प्रकट होते हैं। पुरानी पत्तियों के जिन जड़ों में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों की तरफ गतिशील हो जाते हैं। मैंने क्या बताया था? ये बड़े भैया हैं, ये छोटे भैया हैं, नई पत्तियां छोटे भैया हैं। तो बड़े वाले सैक्रिफाइस करते हैं, अपना तत्व इन्हें दे देते हैं, तो ये बच जाते हैं, लेकिन ये नष्ट हो जाते हैं। जब तत्व अगतिशील हों, जैसे कैल्शियम को मैंने बताया, कैल्शियम गतिशील नहीं है। मान लो कि इनका कह सकते हैं इनका हृदय देने लायक नहीं है। अब एक ही हृदय है, ये भी मर जाएंगे बेचारे, तो ये हृदय अपना नहीं देंगे उसे। कितना भी सगा भाई हो जाए, अपना हृदय थोड़े ना किसी को दे देगा। तुम मर जाओ वो मंजूर, लेकिन ये अपना नहीं देंगे। कोई बड़ा भाई इतना बड़ा सेक्रीफाइस तो नहीं करेगा। तो वही कह रहे हैं कि हृदय जो गतिशील नहीं है, यानी वो पदार्थ जो गतिशील नहीं है, जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम गतिशील नहीं है, तो ये पुरानी पत्तियाँ इन्हें नहीं दे पाती।
तो नहीं दे पाती, तो इनके पास तो पहले से ही है, तो इनमें उतना नहीं लक्षण उत्पन्न होगा जिसमें नई पत्तियों में उसके अपर्याप्तता का लक्षण उत्पन्न होगा। तो जो तत्व आगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं हो पाते, वो अपर्याप्तता लक्षण कहाँ प्रकट होते हैं? नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। उदाहरण के लिए तत्व सल्फर व कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई है तथा यह आसानी से रूपांतरित नहीं होती। याद कर लीजिए कौन कौन सी? कैल्शियम और सल्फर, ये दो तत्व ऐसे हैं जो गतिशील नहीं होते हैं। अब देखिए मैं अब आपको बताऊं कि हिंदी वाले बुक में बहुत सारे एरर हैं। अगर मुझे कोई अवार्ड देने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम देगा तो मैं उसमें 10,000 गलतियां निकाल दूंगा हिंदी वाले बुक में। हिंदी वाले बुक में सिर्फ कैल्शियम दिया गया, सल्फर नहीं दिया गया है। देखिए जो यूनिवर्सल बुक है वो इंग्लिश वाली ही है जो दिल्ली से छप के आती है। बाकी जो स्टेट बोर्ड वाले जो आपके एनसीईआरटी निकालते हैं उस हिंदी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ दिखी हैं मुझे, और ऐसी ऐसी गड़बड़ियाँ हैं जिससे आप नीट में क्वेश्चन गलत कराओगे। तो अभी किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था, कुछ पॉइंट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो पॉइंट में वो बता रही थी कि सर आपने थोड़ा सा गलत बता दिया है, हिंदी वाले में ये दिया गया है। मैंने कहा एक बार इंग्लिश चेक कर लेना। इंग्लिश वाली बुक ही आपकी यूनिवर्सल मानी जाएगी, हिंदी को ट्रांसलेट किया गया है, उसमें काफ़ी एरर पाए जा रहे हैं। और बहुत सारे एरर तो ऐसे हैं जो उसमें उसको नकारा ही नहीं जा सकता, भविष्य खराब हो जाए बच्चों का, इतना गलतियाँ हैं। मतलब इतना बुरा भी नहीं है, आप लोग इतना बुरा मत मानने ना, क्योंकि मेरा हिंदी वाले बुक से पता नहीं क्यों मेरा अजीब सा वो होता है। पहली बात तो हिंदी का लैंग्वेज आपका बायोलॉजी में टफ होता है, आप लोग को पढ़ना चाहिए, हिंदी में समझना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए, लेकिन जो टर्म्स हैं वो हमेशा इंग्लिश में ही यूज करना चाहिए, वही आपका भविष्य है। ठीक, बाकी मेरा कोई दुश्मनी नहीं है हिंदी बुक से, मैं भी हिंदी से ही पढ़ा था, बाद में मैंने इंग्लिश में भी पढ़ा, तो मुझे दोनों का पूरी तरीके से नॉलेज है। तो संरचनात्मक इकाइयाँ आसानी से रूपांतरित नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया नीट 2014 में कि नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी सबसे पहले कहाँ पर प्रदर्शित होगी? तो अभी बताए थे नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सभी की जो कमी है सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित होगी? जीर्णमान पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में, ऑप्शन है। नेक्स्ट को लाइन देखिए, पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। यानी जो अपर्याप्तता के लक्षण हैं ये हमारे कृषि के लिए बहुत उपयोगी हैं। हमें पता चलता है कि किसकी कमी है मृदा में, कि हमें पौधों में ये लक्षण उत्पन्न हो रहा है, उसकी कमी को हम पूरा कर देते हैं तो हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए क्लोरोसिस आता है, पत्तियों का पीला पड़ना क्लोरोसिस कहलाता है। नेक्रोसिस आता है, इसमें भी पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं और भी बहुत सारे बदलाव उत्पन्न होते हैं। अवरुद्ध पादप वृद्धि यानी स्टंटेड प्लांट ग्रोथ रुक जाती है। अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना, यानी अभी पत्ती परिपक्व भी नहीं हुई है, कली परिपक्व भी नहीं हुई और उस समय से पहले वो झड़ जाए, तो ये सब उसके अपर्याप्तता के लक्षण हैं। कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरोसिस क्या होता है? पत्तियों का पीला पड़ना। क्लोरोसिस में ही देखिए, क्लोरोसिस में ही क्या आ रहा है? क्लोरोफिल आ रहा है। तो पत्तियों में किसकी कमी हो जाती है? क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। तो क्लोरोफिल की कमी के कारण क्लोरोसिस होता है। तो क्लोरोफिल और क्लोरोसिस सेम सेम है ना। तो क्लोरोफिल की कमी से क्या आता है? क्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ये लक्षण किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम की कमी से होते हैं। तो याद कर सकते हैं, चाहे अपना फार्मूला बना के, चाहे कैसे भी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम से कौन सा होता है? नेक्रोसिस होता है। या ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों का मृत होना किसकी वजह से होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इनके निम्न स्तर के कारण कोशिका विभाजन रुक जाती है। इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको क्वेश्चन बना बना के ही याद करने होंगे। कुछ तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में भी देरी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पुष्पन में देरी का कारण बताइए। नाइट्रोजन, सल्फर या मॉलिब्डेनम की सांद्रता में कमी। उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्वों को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। उपलब्ध और मान्य तालकों से उसकी तुलना की जाती है। इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर नाइट्रोजन की कमी से किसी में हर किसी में वृद्धि ही रुक जाए। हो सकता है नाइट्रोजन की कमी से किसी और पौधे में कुछ और लक्षण उत्पन्न हो। ठीक है,
आता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नीट के बेसिस से। ये टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। वे न्यूट्रिएंट जिसकी हमें ज़रूरत कितनी होती है, मिलीमोल पर केजी, 10 मिलीमोल पर केजी की बराबर या इससे कम की आवश्यकता होती है। ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता एक पौधे को 10 मिलीमोल पर किलोग्राम के बराबर या उससे कम की आवश्यकता होती है, अगर इससे अधिक हुआ तो वो पौधे के लिए विषाक्त हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो उसी को कहते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म पोषकों, देखिए सूक्ष्म लिखा गया है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मत बोलिएगा, माइक्रो। माइक्रो में कौन आता है? जिंक, बोरान, क्लोरीन, आयरन, ये सब आते हैं। तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में ही आवश्यकता है। अगर ये मात्रा ज़्यादा हो गई तो भी उनके लिए दिक्कत करेगा। न्यून मात्रा में होती हैं लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण उत्पन्न होंगे। देखो इनकी कमी से भी, अगर इससे कम है और काफ़ी कम है तो भी अपर्याप्तता के लक्षण उत्पन्न होंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो भी वो विषाक्तता का प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में सांद्रताओं के संकीर्ण प्रसार, इसके लिए एक नैरो रेंज ही चाहिए, एक नैरो रेंज चाहिए कि इतना ही इनका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए तो ये पौधे की वृद्धि के लिए सही है, अन्यथा ये पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। जो हम कहते हैं कि ये इनकी नैरो रेंज होनी चाहिए, वही उसकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन होती है पौधे की। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% से कमी करे उसे आविश माना गया है। ये भी क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है कि बताइए कि आविश पदार्थ किसे माना गया है? वो पदार्थ जो पौधों के शुष्क भार में 10% की कमी कर दे, वो खनिज आयन या खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे उसे हम आविश मानते हैं। इस तरह की कांतिक सांद्रता, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न होती हैं। ये अलग अलग जो भी आपके सूक्ष्म तत्व हैं, बोरान, क्लोरीन, जिंक, आयरन, इनके अलग अलग आपके क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक समान है। आप ये सोचो कि आयरन के लिए 8 मिलीमोल पर किलोग्राम होना चाहिए और 8 ही जिंक के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पौधों में इनका अलग अलग क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है, उसी नैरो रेंज पे ही वे वृद्धि कर पाती हैं सही से। अगर उससे कम है तो भी अपर्याप्तता के लक्षण होंगे, उससे अधिक होंगे तो विषाक्तता बनेंगे। अब विषाक्तता क्या है उसको समझ लीजिए। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों, ये तो हो गया। आविशता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है। अलग अलग पौधों के तत्वों की आविशता स्तर भिन्न होती है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक तत्व की अधिकता भी किसी दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीज, अगर मैग्नीज की उपस्थिति ज़्यादा है, अगर मैग्नीज आवश्यकता से अधिक है तो ये आविशता प्रदान कर। मैग्नीज क्या है? एक सूक्ष्म तत्व है ना। मैग्नीशियम माइक्रो है यानी वृहत है और मैग्नीज सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी अधिकता से आविशता उत्पन्न होती है। तो ये आविशता होती किस कारण है? आविशता होती है जिसका लक्षण उत्पन्न होता है भूरे धब्बों का आविर्भाव क्लोरेटिक सिराओं द्वारा घिरी रहती हैं। जानना अनिवार्य है कि ये जो लौह और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज अंतर्ग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम्स में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। ये जो मैग्नीज है वो लौह मैग्नीशियम के साथ जो एंजाइम का जुड़ना है उससे प्रतियोगिता करता है। यानी मैग्नीज अगर अधिक है तो मैग्नीज अधिक होने के कारण पौधे में किसकी कमी हो जाएगी? लौह और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। ध्यान से समझना, क्योंकि मैग्नीज अगर अधिक है तो इनको जुड़ने नहीं देगा, प्रतियोगिता करता है उस एंजाइम से कि इसको नहीं जोड़ो हमको जोड़ो। तो ये ज़्यादा है तो ये नहीं जुड़ पाते। ध्यान से समझना। अगर कह दे क्वेश्चन में कि बताइए मैग्नीज की अधिकता से किस प्रकार की कमी उत्पन्न होगी, तो लौह और मैग्नीज में जो कमी होगी उसकी इसकी कमी से जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो होगी। भाई मैग्नीज की अधिकता है तो लौह और मैग्नीशियम को ये नहीं आने दे रहे हैं, तो पौधे में किसकी कमी उत्पन्न होगी?
लौह और मैग्नीशियम की कमी उत्पन्न होगी तो जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो किसके होंगे? लौह और मैग्नीशियम की कमी के लक्षण उत्पन्न होंगे, मैग्नीज के अधिकता के लक्षण नहीं उत्पन्न होंगे। मैग्नीज स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है, इसलिए मैग्नीज की अधिकता से लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। यानी अगर आपसे कोई कहे कि बताइए मैग्नीज की अधिकता से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है, तो आप क्या कहोगे? मैग्नीज की अधिकता से वो लक्षण उत्पन्न होते हैं जो लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं, क्योंकि मैग्नीज इनको रोकता है, कैल्शियम, लौह और मैग्नीशियम को। वही कह रहे हैं कि जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत होते हैं, यहाँ पर कमी हटा दीजिएगा, गलती से यहाँ पर हिंदी में दे दिया गया है अधिक होगा। जो लक्षण हमें मैग्नीज के अधिक से प्रतीत होते हैं वो वास्तव में किसके होते हैं? लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि आपने पढ़ा है कि तत्व किसके माध्यम से आते हैं? जाइलम के माध्यम से। खनिज तत्व किसके माध्यम से आते हैं? जाइलम के माध्यम से। जाइलम में आपने मूवमेंट पढ़ा है, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक में जो कोशिका की भित्तियाँ हैं उसके माध्यम से प्रवेश करती हैं, और जो सिम्प्लास्टिक है उसमें सीधे साइटोप्लाज्म से ही इंटर करती हैं। पौधों से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों में किया गया है। यह अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान एपोप्लास्ट में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण यानी पैसिव अब्जॉर्प्शन होता है, कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती है, और कितनी तीव्र गति से आयन आते हैं। एपोप्लास्ट में आयन कैसे आते हैं? तीव्र गति से आते हैं और इनका निष्क्रिय अवशोषण होता है बिना किसी ऊर्जा के। दूसरी अवस्था में कोशिकाओं के जो आंतरिक स्थान है, आंतरिक स्थान देखिए एपोप्लास्ट में बाह्य स्थान से आती है, बाह्य स्थान से, एपोप्लास्ट में बाह्य स्थान से, और सिम्प्लास्ट में आंतरिक स्थान से आयन आती है, धीमी गति से अंतर्ग्रहण किया जाता है और इसमें ऊर्जा खर्च होती है। किसमें? सिम्प्लास्ट में ऊर्जा खर्च होती है। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एपोप्लास्ट में आयन का मूवमेंट आंतरिक बाहरी स्थान से होता है, बाहरी स्थान से होता है। दूसरा, एपोप्लास्ट में आयन तीव्र गति से जाते हैं। तीसरा, एपोप्लास्ट में किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी निष्क्रिय अवशोषण होता है। उसी का उल्टा कर लीजिए सिम्प्लास्ट में। सिम्प्लास्ट में आयन कहाँ से आते हैं? अंदर के स्थान से आते हैं। दूसरा, इसमें धीमी गति से आयन आते हैं, और तीसरा, इसमें एटीपी ऊर्जा की खर्च होती है। एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतः आयन चैनलों के द्वारा होती है, जो ट्रांसझिल्ली प्रोटीन द्वारा होते हैं, चयनात्मक जित्रों का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयी ऊर्जा की अनिवार्यता होती है, और यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की गति को प्रायः अभिवाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, आयनों की गति को क्या कहते हैं? इसे अभिवाह फ्लक्स कहते हैं। कोशिका के अंदर की गति को अंतर्वाह इनफ्लक्स, और कोशिका के बाहर की गति बहिर्वाह या इफ्लक्स कहलाता है। नोट कर लीजिए भैया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पोटेशियम वाले में, पोटेशियम सोडियम पंप में पूछा जाता था पहले, कि जो पोटेशियम है अगर अंदर आती है तो उसे क्या कहते हैं? पोटेशियम इनफ्लक्स, और बाहर जाती है तो पोटेशियम इफ्लक्स कहा जाता है। अब आइए आता है विलेयों का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। खनिज लवण जाइलम के माध्यम से जल की आरोही धारा के साथ संवहित किए जाते हैं। खनिज लवण किसके माध्यम से अंतर्गत किए जाते हैं? जाइलम के माध्यम से। जो पादपों में वाष्पोत्सर्जन धारा ऊपर खींचते हैं, आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि जाइलम के द्वारा जो जल है या उसके खनिज तत्व हैं किसके माध्यम से ऊपर खींचते हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा। कुछ हद तक मूल दाब के कारण भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन आकर्षण द्वारा। जाइलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इसमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। पादपों में रेडियो समस्थानिक के प्रयोग से भी यह प्रमाणित किया गया है कि खनिज तत्व पादपों में जाइलम के माध्यम से ही परिवहनित किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खनिज तत्व पौधों में किसके माध्यम से परिवहनित किए जाते हैं? जाइलम या फ्लोएम? तो क्या बताएंगे? जाइलम। नेक्स्ट देखिए, मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार के रूप में। देखो जितने भी अनिवार्य तत्व हैं वो किस में होते हैं? मृदा में पाए जाते हैं, वही बताया जा रहा है। अधिकांश खनिज जो कि मृदा की वृद्धि और परिवर्धन के लिए अनिवार्य है, वे चट्टानों के टूटने एवं क्षरण से पौधों की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया? चट्टानों के टूटने फूटने से, चट्टानों के टूटने और क्षरण होने से किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। यानी मृदा में ही ये पोषक तत्व आते हैं चट्टानों के टूटने फूटने से। ये प्रक्रिया मृदा को विलेय आयनों और अकार्बनिक लवण से संपन्न बनाती हैं। चूंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होती है, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। खनिज पोषण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहाँ से आती है? चट्टानों के टूटने फूटने से आती है, इसलिए इसे हम खनिज कहते हैं।
मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती बल्कि नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु मृदा में क्या होते हैं। ऐसा नहीं कि मृदा में सिर्फ ही हमें खनिज पदार्थ ही मिलते हैं, मृदा के द्वारा वायु भी प्राप्त होती है, मृदा के द्वारा जल भी प्राप्त होता है, मृदा के द्वारा खनिज तत्व प्राप्त होता है, और उसी मृदा में बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं जो पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देता है। यह जल धारण करती है, जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है, पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चूंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों को अनिवार्यता प्रायः होती है। अब देखो, खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है। अगर किसी मृदा में कोई खनिज की कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए आजकल खेतों में क्या किया था, उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिससे उस तत्व को पूर्ति किया जा सके उस मृदा में, और वहाँ के वृक्ष अच्छी उत्पादकता से फले फूलें। अब बात आपका नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। इसमें बताया जाएगा, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को वायुमंडल से अवशोषित नहीं कर सकते। वायुमंडल में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 78%, 78% मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन वायुमंडल में। इतनी ज़्यादा मात्रा में होने के बावजूद भी पौधे उसे अवशोषित नहीं कर सकते। पौधे नाइट्रोजन को सिर्फ उनके यौगिकों के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में। तो अब ये कौन है जो उस नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलते हैं, सूक्ष्म जीव जो मृदा में पाए जाते हैं, उन्हीं की मदद से इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त होता है। जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुखतम तत्व होता है। क्यों नाइट्रोजन प्रमुखतम तत्व होता है, आपको पता है नाइट्रोजन एक घटक है डीएनए का। तो डीएनए की मात्रा जब तक नहीं बढ़ेगी कोशिका विभाजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। यानी नाइट्रोजन किसके लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वृद्धि के लिए। यही कारण है कि जो आप कीटभक्षी पौधे देखते हो वो बहुत छोटे आकार के होते हैं। कीटभक्षी पौधे देखा है आपने कभी, नहीं देखा होगा, मैंने नहीं देखा तो आपने कहाँ देखा होगा, गूगल पे सर्च करिएगा, गूगल पे दिखेगा। कीटभक्षी पौधे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही कीटों को भक्षण करते हैं, कीटों को उसका चूस लेते हैं, जितना भी नाइट्रोजन है उसको वैसे छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन अमीनो अम्ल, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कीटभक्षी पौधे स्वपोषी होते हैं परपोषी, तो लोग समझते हैं कि कीट को खाता है तो परपोषी होगा, नहीं, पौधा लगा है ना शब्द, जहाँ भी पौधा शब्द लग जाए वो स्वपोषी ही होता है। कीटभक्षी पौधे भी स्वपोषी ही होते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाते हैं, लेकिन चूंकि जिस मृदा में वो उगते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, उस नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन न्यूक्लिक अम्लों वृद्धि नियंत्रकों परहरितों व बहुतायक विटामिन का संगठक होता है। नाइट्रोजन किसका किसका संगठक है, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वृद्धि नियंत्रक, बढ़हरित बहुतायत विटामिनों का। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्मजीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो मृदा में जो उपस्थित सीमित नाइट्रोजन है उसके लिए पौधे सूक्ष्म जीवों से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि पारितंत्र के नियंत्रक पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसंयोजी बंध द्वारा, यानी नाइट्रोजन 3 सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अब मेरे लैपटॉप में इसका कोई ऑप्शन नहीं था ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। इसको ऐसे ध्यान रखना, एक नाइट्रोजन के जो 2 परमाणु होते हैं उनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, एक बार केमिस्ट्री वाले पोर्शन में पूछ लिया गया था कि नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, 3। तो नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहा जाता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। प्रकृति में बिजली चमकने से पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जैसे NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जो वातावरण में नाइट्रोजन गैस है वो बिजली के प्रभाव से, जो बिजली चमकती है तो उसके प्रभाव से वो नाइट्रोजन इन यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, या फिर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण भी इस नाइट्रोजन को इन यौगिकों में बदलते रहते हैं। औद्योगिक जो दहन होते हैं, जंगलों में आग जो लग जाती है, वाहनों का धुआं जो होता है, बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत होते हैं। यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे आपको बताया ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को आपको पता है लाफिंग गैस भी कहते हैं, इन सबके बारे में जानते ही होंगे। इसको अगर छोड़ दिए तो आप हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। तो ये जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, उनको बदलने में ये भी सहायता करते हैं।
मृत पादप व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमोनीकरण क्या कहलाता है? तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे अमोनिया का बनना, जो कार्बनिक नाइट्रोजन है उनसे अमोनिया का बनना, अमोनिया का निर्माण ही क्या कहलाता है? अमोनीकरण कहलाता है। इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती हैं, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवों द्वारा निम्न अनुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती हैं। अब जैसे मान लो कोई पौधा मृत हो गया, कोई जंतु वहाँ मृत हो गया, तो मृत जो जंतु हैं उनमें पौधे हैं, उनमें जो कार्बनिक नाइट्रोजन है वे अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। उस अमोनिया का प्रयोग, वो अमोनिया जो मुक्त हुई है अमोनिया, वो कुछ मात्रा में वातावरण में चली जाती है और कुछ मात्रा में जो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? नाइट्रेट में बदल देते हैं। देखिए अमोनिया को पहले NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदला गया और फिर इसको नाइट्रेट के फॉर्म में बदला जाता है। रिएक्शंस आप याद कर लीजिएगा। अमोनिया पहले किसके माध्यम से? अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि अमोनिया नाइट्राइट में पहले बदल दी जाती है। देखो पहले क्या होता है, नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? अमोनिया में। ठीक, नाइट्रोजन को कौन बदलता है अमोनिया में? नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन बदलता है बताइए भाई? नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन बदलता है? तो एक तो नाइट्रोजन का स्रोत आपने देखा, नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन बदलता है, लेकिन वहाँ पे तो नहीं था। यहाँ पर एक मिनट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे, यहाँ पर उसके नाम नहीं दिए गए हैं, सिर्फ सूक्ष्म जीव दिए गए हैं। यहाँ पर वो नाम नहीं दिए गए कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन बदलता है। नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन बदलता है यहाँ पर वर्णित नहीं है, तो यहाँ पर अभी हम छोड़ देंगे। जैसे कि आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन को अलग अलग ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? बिजली का चमकना, पराबैंगनी विकिरण, औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, ये सभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में परिवर्तन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बाकी अगर मृत जंतु है, पौधे हैं, तो उसमें इसका जो कार्बनिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में सूक्ष्म जीव बदलते हैं और फिर इस अमोनिया को सबसे पहले किस में बदला जाता है? नाइट्राइट में। यानी अमोनिया को किस में बदलते हैं? पहले नाइट्राइट में बदलते हैं और फिर इसके बाद बदलते हैं नाइट्रेट में। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है? तो अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जीवाणु। नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो नाइट्राइट बना है, इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? तो देखिए नाइट्राइट को नाइट्रेट में किसके द्वारा बदला जाता है? नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा बदला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार से इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछते हैं कि बताइए नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदलता है। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है? नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस जीवाणु। ये प्रतिक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती हैं। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन का अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रीफाइंग जीवाणु होते हैं, ये सभी जीवाणु नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सब क्या होते हैं? केमो ऑटोट्राफ्स होते हैं, रसायन पोषी होते हैं। पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में अपचयित होकर अमोनिया बनाता है, जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमीनो अम्ल का जो अमीनो समूह होता है वो किसके माध्यम से बनता है? तो अमोनिया के माध्यम से बनता है। ठीक, मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेट भी डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। डीनाइट्रीकरण प्रक्रिया स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस जीवाणु संपन्न करते हैं। अब ये क्या है? नाइट्रेट का डीनाइट्रीकरण क्या होता है? आपने अभी पढ़ा नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्रेट। अब उसी नाइट्रेट का किस में चला जाना? नाइट्रोजन में बदल जाना, वही कहलाता है। नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाता है। यानी जो नाइट्रेट है वो फिर से नाइट्रोजन में भी अपचयित हो सकता है। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन आ रहा है, अमोनोफिकेशन किसे कहते हैं? अमोनोफिकेशन मतलब अमोनिया का बनना, किससे? कार्बनिक नाइट्रोजन से। कार्बनिक नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना अमोनिफिकेशन।
नाइट्रीकरण क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना अमोनीकरण कहलाता है। डीनाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? नाइट्रेट से अमोनिया का बनना, किसकी मदद से? थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास की मदद से। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, अब खूब पूछे जाते हैं भर भर के। अब यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से अमोनिया का निर्माण हो सकता है। अब यहाँ पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया गया है कि जीवित जीवों के द्वारा भी अमोनिया का निर्माण होता है। इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक चिमनियाँ होती हैं उनसे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है अमोनिया के रूप में। और इस अमोनिया से फिर क्या बनता है? NO2 निगेटिव, और फिर इससे NO3 निगेटिव यानी नाइट्राइट, और फिर नाइट्रेट, और फिर इससे इसका जो अपटेक होता है नाइट्रेट को एब्जॉर्ब किया जाता है पौधे द्वारा, और इसका फिर प्रयोग होता है इनके मरने वरने पर, फिर अमोनिफिकेशन के द्वारा अमोनिया बन जाता है। देखिए वही चीज़ तो बताया गया है। अब कुछ नाइट्रोजन का फिक्सेशन डायरेक्ट हो जाता है नाइट्रेट में इलेक्ट्रिकल के द्वारा। डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो आप देखते हैं, अभी बताया ना डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ये जो नाइट्रेट है वो किस में चला जाता है? फिर से नाइट्रोजन बन जाता है। तो ये एक प्रक्रिया कहलाती है डीनाइट्रिफिकेशन। ध्यान से समझना है, इस फिगर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो अमोनिया है NH3, ये अमोनिया किससे बनती है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी जीवित जीवों के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कार्बनिक नाइट्रोजन है, अगर कोई जंतु या प्राणी मृत हो गया है, कोई पौधा मृत हो गया है, तो उसका जो अपघटित पदार्थ है उसमें जो कार्बनिक नाइट्रोजन है उससे अमोनिया का निर्माण सूक्ष्मजीव करते हैं। कौन से सूक्ष्मजीव करते हैं? NCERT में मेंशन नहीं है तो पढ़ना भी मत। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो गैसें विमुक्त होती हैं उसमें भी अमोनिया होती है, तो यहाँ से भी अमोनिया वातावरण में आ जाती है। ये अमोनिया सूक्ष्म जीवों के माध्यम से किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्राइट में। तो आपने अभी पढ़ा है कि कौन से जीवाणु होते हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, यहीं पर लिख लीजिए। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस ये दो जीवाणु होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्रोबैक्टर बदलता है। ये सब यहीं सब नोट कर लीजिए बुक में ही, फिगर में, नाइट्रोबैक्टर में बदलता है। अब ये नाइट्रेट कौन लेता है? पौधे इसको ऑब्जर्व करते हैं, और पौधे इसी नाइट्रेट के जो अमीनो अम्ल है उससे अपना अमीनो अम्ल बनाते हैं। इन्होंने अपना खाया पिया पचाया, वृद्धि किए, अब इनकी मृत हो गई। मान लो ये पौधा मृत हो गया, मान लो कोई जंतु इस पौधे को खाया, तो पौधे को खाने से जंतु में ये नाइट्रोजन चला गया, ठीक है, कार्बनिक नाइट्रोजन चला गया, ठीक। अब चाहे इनके मृत होने पर चाहे इनके मृत होने पर, इन दोनों में से किसी के भी मृत होने पर इनका जो मांस है वो सड़ेगा। इनके सड़ने से अमोनिफिकेशन होगा। मैंने क्या बताया था कि कार्बनिक नाइट्रोजन का जब डिग्रेडेशन होता है तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। इसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। बस यही इस फिगर में आपको बताया गया है। अब आता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वही बातें हैं, नाइट्रोजन का अमोनिया में फिक्स करना या नाइट्रेट में फिक्स करना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं, और केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां हैं, ऐसी प्रोकैरियोटिक जातियां हैं। देखो हम लोग भी नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग भी वातावरण से नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? पौधे वगैरह से लेते हैं, हरे पौधों को खाते हैं, तभी तो हमारी वृद्धि होती है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं। जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवित प्राणियों द्वारा किसका? नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? तो जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का किसमें? अमोनिया में अपचयन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन अपचयन करने वाला नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजन का अपचयन कौन करता है अमोनिया में? नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रोकैरियोट में ही पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया में ही ये एंजाइम पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको यहाँ सिंबल गलत बनाया है, ये ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के माध्यम से ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। तो नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है? जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्मजीव स्वतंत्र होते हैं या सहजीवी भी हो सकते हैं। जो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं वो स्वतंत्र भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र रूप से मिट्टी में पाए जा सकते हैं, या सहजीवी के रूप में, या किसी सहजीवी का मतलब कि किसी पौधे के जड़ के साथ संबंध बनाकर। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीवी, अब यहाँ से भर भर के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, तो ये आप इंपॉर्टेंट बना दीजिए। अलग अलग क्वेश्चंस बनाते चलिए कि उदाहरण के लिए
स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक कौन है? देखो इसमें एक और पॉइंट जुड़ गया, ऑक्सी, ये भी पूछा जाता है। ऑक्सी का मतलब होता है एक ऐसे जीवाणु जो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ऐसे जीवाणु को हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। वे जो अपने किसी भी मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं उन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो स्वतंत्र जीवी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ऑक्सी जीवाणु कौन से हैं? ऑक्सी जीवाणु कौन से हैं? एजोटोबैक्टर और बिजरिंकिया। ठीक है, ये दो ऐसे हैं जो आपके स्वतंत्र जीवी हैं, यानी मृदा में मुक्त रूप से पाए जाते हैं और किसी के साथ सहसंबंध नहीं बनाते, किसी जड़वड़ के साथ नहीं जुड़े रहते, मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। जबकि रोडोस्पाइरिलम अनाक्सीय होता है, स्वतंत्र जीवी है। रोडोस्पाइरिलम भी स्वतंत्र जीवी है, लेकिन ये ऑक्सी हैं और ये रोडोस्पाइरिलम अनाक्सी हैं, यानी ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करती। और जो बैसिलस हैं, बैसिलस ये क्या है? स्वतंत्र जीवी हैं। ठीक, इसके साथ ही कई नील हरित जीवाणु, नील हरित शैवाल जैसे एनाबिना, नास्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सभी भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक होती हैं। खूब पूछा गया है, क्वेश्चन भर भर के आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लीजिए सब। यहीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कौन स्वतंत्र जीवी होता है, कौन सहजीवी होता है। तो अभी आप राइजोबियम के बारे में पढ़ेंगे, वह सहजीवी होता है। ये सभी स्वतंत्र जीवी होते हैं। कौन ऑक्सी होता है, कौन अनाक्सी होता है, इकट्ठे हुए याद कर लो, अनाक्सी का रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, और बाकी कौन आपके नील हरित शैवाल के एग्जाम्पल बताइए, यानी ऐसे पूछ लेंगे BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल बताइए, तो एनाबिना, नास्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकारक होते हैं। ऑसिलेटोरिया का एग्जाम्पल नहीं दिया गया तो छोड़ सकते हैं, सिर्फ एनाबिना, नास्टॉक भी याद कर सकते हैं। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अब आपको बताया जाएगा ऐसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक के बारे में जो सहजीवी संबंध बनाता है। तो एक एग्जाम्पल जो खूब पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता है, राइजोबियम। राइजोबियम याद रखना, राइजोबियम ये आपका सहजीवी जीवाणु होता है। किसके साथ? उच्च पौधों की जड़ों के साथ। ऐसा ना कह लो, सीधे कह लो लेग्यूमिनस पौधों के साथ, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों के साथ, पौधे के साथ ये क्या करता है? सहजीवी संबंध बनाता है। यानी ये पौधा है लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में कौन आएंगे? दालों वाली फसलें। कौन दालों वाली? चना, मटर, अरहर, जो भी आप खाते हो दाल, वो दाल वाली फसलें लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आती हैं। इनकी आप जड़ों की बात करेंगे ना, तो इनकी जड़ों में ही ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन? राइजोबियम। अब चूंकि राइजोबियम मृदा में मुक्त नहीं पाए जा रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं? किसी पौधे के जड़ में पाए जा रहे हैं, उसके साथ संगठित रूप से अपना एक रिलेशन बना रहे हैं, इनके साथ दोस्ती किए हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? राइजोबियम को सहजीवी कहते हैं। साथ साथ जी रहा है पौधे के साथ। पौधा ना होगा तो जीवाणु भी नहीं होगा, अब जीवाणु नहीं होगा तो पौधे को भी दिक्कत होगी, इसलिए दोनों सहजीवी संबंध बनाते हैं। इसी सहजीवी संबंध को ही कहा जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनेशन सहजीवी संबंध। तो कुछ पौधों की जड़ों की आज सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार के संघ ज्ञात हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वह है लेग्यूमिनोस कुल के पौधे, या जिसे हम लेग्यूम कहते हैं, लेग्यूम जीवाणु संबंध, जिसमें राइजोबियम एक जीवाणु है जो लेग्यूम की जड़ों जैसे अल्फा अल्फा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेग्यूमिनेसी कुल का एक पौधे का एग्जाम्पल बताइए, तो अल्फा अल्फा एक घास होता है। स्वीट क्लोवर, मीठी मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकला, क्लोवर सेम, इन सभी की जड़ों में इस तरह का संबंध ये जीवाणु राइजोबियम जीवाणु बनाता है। ठीक, सबसे सामान्य सहजीवन जड़ों की गांठों या ग्रंथिकाएं के रूप में होती हैं। अब ये जो जीवाणु है राइजोबियम, बताया ना, एक पौधे के जड़ में पाया जाता है और ऐसे से संरचना भी बनाए है ना, ऐसे गोल गोल, ये क्या है? इसे कहते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स, जड़ ग्रंथिकाएं, यानी ये पौधे, ये जीवाणु राइजोबियम पौधों की जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं बनाती हैं। इसी ग्रंथिका को बनाती हैं और तब जाके इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। ये ग्रंथिकाएं जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती हैं। लेग्यूमिनेसी जैसे अल्नस की जड़ों पर सूक्ष्मजीव फ्रैंकिया नाइट्रोजन स्थिरीकारक ग्रंथियां उत्पन्न करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, अंडरलाइन कर लीजिए। लेग्यूमिनेसी कुल का अगर पूछ लिया जाए, अगर लेग्यूमिनेसी पूछा तो राइजोबियम, लेग्यूमिनेसी पूछा तो क्या बताओगे? फ्रैंकिया।
फ्रैंकिया एक ऐसा जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, जैसे एल्नस जैसे पौधों में, नॉन लेग्यूमिनस पौधे में। पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल के एक पौधे के जड़ से उखाड़ो, किसी भी दाल के पौधे को उखाड़ो और उसमें देखो तो जड़ में आपको ग्रंथिकाएँ मिलेंगी, फूली हुई ऐसी संरचनाएँ मिलेंगी। आप अगर इसको काटोगे तो केंद्र में आपको गुलाबी रंग मिल सकता है। ठीक, अब ये गुलाबी रंग किसकी वजह से होता है? लेग हीमोग्लोबिन के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लेग्यूमिनस पौधे हैं उनमें जो ग्रंथिकाएँ होती हैं उनका केंद्र लाल रंग या पीले गुलाबी रंग का क्यों होता है? लेग हीमोग्लोबिन के कारण। लेग हीमोग्लोबिन, लेग मतलब लेग्यूमिनेसी कुल और हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? एक वर्णक जो हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन दूसरा है, ये हीमोग्लोबिन दूसरा है। हमारे जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो और इसमें अंतर है। ठीक, ये लेग हीमोग्लोबिन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों में, रूट नोड्यूल्स में, मूल ग्रंथिकाओं में। तो अब देखते हैं कि इन ग्रंथिकाओं का निर्माण कैसे होता है। कोशिका विभाजन, ग्रंथिका निर्माण मेजबान पौधों की जड़ एवं राइजोबियम के परस्पर प्रक्रिया के कारण होता है। जो ग्रंथिका बनती है वो किसके किसके कारण होता है? पौधे की जड़ और राइजोबियम जीवाणु के साथ। ग्रंथिका निर्माण के मुख्य चरण क्या है? तो सहजीवी जो जीवाणु हैं बहुगुणिता होकर जड़ों के चारों ओर एकत्र हो जाती हैं और उसके बाद एपिडर्मल और फिर रूट हेयर कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। रूट हेयर जो होती हैं वो कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या होती हैं, जो ये देखिए सॉइल पार्टिकल्स है, ये लेग्यूम पौधे का रूट हेयर है। ठीक है, और यहाँ पर बैक्टीरिया जो हैं इन रूट हेयर से पहले जुड़ जाती हैं। उसके बाद देखिए रूट हेयर ऐसे मुड़ जाता है, हुक बन जाता है और ये फिर क्या करती हैं, देखिए मूल रोम मुड़ जाती है तथा जीवाणु मूल रोम पर आक्रमण करते हैं, यानी इसके अंदर प्रवेश करते हैं बैक्टीरिया। देखो इन्फेक्शन थ्रेड कंटिन्यूअस बैक्टीरिया, यानी ये जो बैक्टीरिया डॉट डॉट में दिखाई दे रहे हैं ये पहले मूल रोम को मोड़ती हैं और फिर मूल रोम में प्रवेश करती हैं। मूल रोम में प्रवेश करके अंदर पहुंच जाती हैं, कहाँ पर? कॉर्टेक्स तक, जहाँ वे ग्रंथिका निर्माण प्रारंभ करते हैं। जब जीवाणु सूत्र मुक्त होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं, देखो कॉर्टेक्स में, जड़ों के कॉर्टेक्स तक जाते हैं। ठीक है, ये एक संक्रमित सूत्र इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं। इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब है जीवाणु ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं और एक थ्रेड बन जाता है। कहाँ तक जाता है ये थ्रेड? जड़ के कॉर्टेक्स रीजन तक, और फिर वहाँ पर वे ग्रंथिका निर्माण प्रारंभ करते हैं। कहाँ पर? कॉर्टेक्स रीजन में। जब जीवाणु सूत्र मुक्त होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं, जो विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाओं के विभेदीकरण का कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रंथिका का निर्माण होता है और मेजबान से पोषक तत्वों के आदान प्रदान के लिए संवहनी संबंध बन जाते हैं। यानी इस प्रकार से रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उनके कॉर्टेक्स रीजन में, मैच्योर नोड्यूल्स। अब उसके बाद देखिए ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज एंजाइम, आपको पता है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस में पाया जाता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी बैक्टीरियाज में। एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संगठक विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है? तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है जो वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद कौन है? अमोनिया है। रिएक्शन देख लीजिए। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 कितने एटीपी? 16 एटीपी अणुओं की आवश्यकता हो रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जिसकी मदद से नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया में, वो आणविक ऑक्सीजन के प्रति बहुत ही संवेदी होता है। यानी अगर आणविक ऑक्सीजन उस वहाँ पर है तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये आणविक ऑक्सीजन को रोकता कौन है कि तुम नाइट्रोजिनेज एंजाइम के पास मत जाओ? तो कौन रोकता है? लेग हीमोग्लोबिन। यानी नाइट्रोजिनेज एंजाइम को अपना काम करने के लिए कैसा वातावरण चाहिए? अनाक्सी वातावरण चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ना हो। अगर ऑक्सीजन होगा यानी ऑक्सी वातावरण होगा तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे काम करने के लिए अनाक्सी वातावरण चाहिए होता है। ठीक, ग्रंथियों में यह अनुकूलता होती है कि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। किसके माध्यम से? लेग हीमोग्लोबिन के माध्यम से। मैंने क्या बताया?
जैसे हमारे रक्त में भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है, वैसे ही यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। कि तुम उसके कान में जाके चुगली ना कर दो नाइट्रोजनेज एंजाइम के कि तुम अमोनिया मत बनाओ, क्योंकि क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एक चुगलखोर होता है, वो जाके नाइट्रोजनेज एंजाइम से कह दे कि तुम अमोनिया मत बनाओ, तो वो नहीं बनाएगा। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को पकड़ के, गला पकड़ के बैठाए रहते हैं कि तुम जाना मत उधर। यह एक रोचक तथ्य है कि स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीय होते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ऑक्सीजन अपमार्जक, ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन होते हैं? लेग हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजनेज एंजाइम को अपना काम करने के लिए अनाक्सीय वातावरण मिला रहे। लेकिन रोचक तथ्य ये है कि जो राइजोबियम है, राइजोबियम वो जो स्वतंत्र अवस्था में होता है, तब वो ऑक्सीज कंडीशन में कार्य करता है और नाइट्रोजनेज क्रियाशील नहीं रहता। लेकिन जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो वो अनाक्सीय हो जाता है, यानी जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो जब राइजोबियम फ्री लिविंग स्टेट में पाया जाता है मृदा में, तब वो नाइट्रोजनेज एंजाइम के कोई कार्य उसमें नहीं हो पाती, वो ऑक्सी शोषण करता है, जीवित रहता है। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान उसे अनाक्सीय कंडीशन ही चाहिए और नाइट्रोजनेज एंजाइम की सुरक्षा करते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण में आपने देखा कि नाइट्रोजनेज के द्वारा अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। कितने? 18 एटीपी की। एक NH3 अणु हेतु 8 एटीपी, 16। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि एक नाइट्रोजन से अमोनिया बनने के लिए 16 एटीपी। तो क्वेश्चन घुमा का भी पूछा जा सकता है, एक नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनना है? 2 बनना है ना, 2 बनने के लिए 16 एटीपी, 1 बनने के लिए 8 एटीपी। नोट कर लो, एक अमोनिया के निर्माण में 8 एटीपी की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति मेजबान कोशिका के ऑक्सी शोषण से होती है, यानी वहाँ की जो कोशिका है, जड़ की जो कोशिका है, उसमें ऑक्सी शोषण होती है, तब जाकर उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये फिगर आप देख लीजिए जिसमें आपको बताया गया है कि सबस्ट्रेट जो नाइट्रोजन गैस है वो जुड़ता है नाइट्रोजनेज एंजाइम से और 2 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या बनता है आपका? अमोनिया, NH3। अब क्वेश्चन पूछा गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव से नाइट्रोजन का निष्क्रियकरण किसके द्वारा रोका जाता है? देखो नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन से कौन बचाता है? अभी आपने पढ़ा लेग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए। अब देखते हैं अमोनिया की नियति। अमोनिया कार्यकीय पीएच पर प्रोटोनीकरण के बाद अमोनिया आयन का निर्माण करती है, यानी जो अमोनिया है वो कार्यकीय पीएच पर प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करती है, जबकि अधिकांश पादप नाइट्रेट की तरह अमोनिया का भी स्वांगीकरण कर सकते हैं, यानी सीधे अमोनियम का भी वो उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अमोनियम आयन पादपों के लिए विषाक्त होते हैं, जिसके कारण उनमें एकत्र नहीं हो पाते। आइए देखते हैं कि इस तरह संश्लेषित अमोनियम आयन का किस प्रकार से पादपों में अमीनो अम्ल के संश्लेषण हेतु उपयोग होता है। देखो अमोनियम आयन क्या कह रहे हैं कि अमोनियम आयन विषाक्त होता है, तो उसका पौधे में रुकना सही नहीं है। तो किस प्रकार से उसका प्रयोग अमीनो अम्ल के निर्माण में किया जाता है? इसके 2 चरण होते हैं। पहला, अपचयित अमीनीकरण। होता क्या है इस प्रक्रिया में? जो अमोनिया है, अमोनियम आयन जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? ग्लूटामेट बनाती है। यानी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से अमोनियम आयन रिएक्ट करती है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से और बनाती है ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट बन गया, ग्लूटामेट से यानी ग्लूटामिक एसिड बनेगा। ट्रांसएमिनेशन दूसरी प्रक्रिया होती है, इसमें अमीनो अम्ल समूह को कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरित करता है। यानी जो ग्लूटामेट बना है उसमें जो अमोनियम आयन का ग्रुप है वो अन्य अमीनो अम्ल के जो कीटो समूह है उसको विस्थापित करेगा। जैसे देखो ये अमीनो डोनर है जिस पर अमोनिया समूह जुड़ा हुआ है, वो दूसरे अमीनो अम्ल के जो ये कीटो समूह है उसको रिप्लेस करता है, जिससे अन्य अमीनो अम्ल बनता है। ठीक है, ये R1 के साथ जो जुड़ा था अमोनिया वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? R2 के पास।
इसमें अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह से स्थानांतरण होता है। ग्लूटामिक अम्ल मुख्य अमीनो अम्ल है जिससे अमीनो भाग स्थानांतरित होता है, क्योंकि बना क्या है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट से ही क्या बनता है ग्लूटामिक एसिड, इसलिए ग्लूटामिक एसिड एक मुख्य अमीनो अम्ल है जिससे अमोनियम आयन का स्थानांतरण होता है और दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण ट्रांस एमिनेशन द्वारा होता है। ट्रांस एमिनेज एंजाइम इस तरह की सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तरह तरह के अमीनो अम्ल का निर्माण किस में ट्रांस एमिनेशन के द्वारा होता है, तो किस में ट्रांस एमिनेशन के द्वारा, ग्लूटामिक एसिड में ट्रांस एमिनेशन के द्वारा निर्माण होता है। कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं ना। अब आता है पौधों में एस्पेरेजिन एवं ग्लूटामिन 2 अति मुख्य एमाइड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग हैं। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये 2 अमीनो अम्ल क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक एसिड से प्रत्येक के साथ अमीनो समूह के जुड़ने से बनते हैं। अब पूछा जा सकता है कि बताओ एस्पेरेजिन्स का निर्माण किससे होता है, तो क्या बताओगे एस्पार्टिक अम्ल के अमीनो समूह के जुड़ने से। ग्लूटामिन का ग्लूटामिक एसिड से। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रोक्सिल भाग NH2 मूलक से विस्थापित हो जाता है। एमाइड्स में चूंकि अमीनो अम्ल से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है अतः ये जाइलम वाहिकाओं द्वारा पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ पौधों जैसे सोयाबीन की ग्रंथिकाएँ वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरिड्स के रूप में भेज देती हैं। इन यौगिकों में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। बस ये था आपका अध्याय पूरी तरीके से समाप्त। इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से खूब क्वेश्चंस खुद से भी बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से निश्चित रहता है, बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा रट्टा मारने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए इस चैप्टर को लेकर। बाकी आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा, तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बालाजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।